अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल पारस। लेकिन आज के एपिसोड से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ पारस। अफजल बाबा ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और जरा सा खोला। पारस सिंगार मेज के सामने बैठी झुककर दराज में कुछ रख रही थी। आहट में उसने सर उठाकर आईने में देखा, जिसका अक्स चौखट में खड़े अफजल बाबा को दिखा रहा था। जी बाबा। मुड़े बगैर अक्स को देखती वो कहते हुए दोनों हाथों से दाएं बाली का हुक खोलने लगी। कोई शुजा ताहिर साहब आए हैं। मैंने उन्हें लॉन में बिठाया है। आपको पूछ रहे हैं। बाली का कुंडा खोलते उसके हाथ रुके, बल्कि नीचे आ गिरे। वो स्टूल पे बैठे बैठे पूरी पलटी। क्या क्या फिरोज़ा बेगम घर पे नहीं है? वो उनके साथ ही बैठी हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। वो धीरे से वापस आईने की तरफ मुड़ी। अक्स में अफजल बाबा पलट कर जाते दिखाई दिए। पारस ने फिर से बाली के कुंडे को छुआ। वो उसे उतारना चाह रही थी, या वो उसे नहीं उतारना चाह रही थी। आईने से झांकती उसकी आंखों में एक इज़्तिराब और बेचैनी दर आई। गुस्सा भी, बेबसी भी, इंतजार भी, मगर बेपरवाही भी। वो जिंदगी के उन लम्हों में से एक लम्हा था जब इंसान बैक वक्त मुतजाद कैफियत का शिकार होता है। वो खुश भी होता है, नाखुश भी, परेशान भी और एक्साइटेड भी। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा होता, मगर अंदर कहीं और वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पा रहा होता है। उसने आईने में देखते हुए शऊरी तौर पर अनबिट कहानियों की तलाश की, जैसे जादूगर बच्चों के अंगूठों पर ज़ाफ़रान की रोशनाई लगाकर उन्हें जिन को बुलाने का हुक्म देते हैं। उसने भी बिना आवाज़ के आईने को हुक्म दिया है कि वो कोई याद उसके सामने ले आए जो शुजा से मिलने से कबल उसको ढारस दे और उसके रवैये को रीशेप करने में मदद दे। और दाएं बाएं और बाएं को दाएं दिखाने वाले आईने ने फौरन तामील की। उसकी शफाफ सतह पर बुलबुले से बनते गए, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो, और उनसे बनते दायरों में अनमिट कहानियां फिर से उभरने लगे। वो फोन का रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी। 16-17 बरस की लड़की, जिसके चेहरे पे हिजानो खौफ था। उसकी बालियां कानों में नहीं थी। निगाहें बार बार खिड़की से बाहर देखती कि कहीं कोई आ न जाए। तुम मेरे खत का जवाब क्यों नहीं देती? वो दूसरी तरफ जानिब शिकवा कर रहा था। लड़की का जब्त जवाब देने लगा। जवाब? तुम्हारे खत का? शुजा, पहले मेरी बात क्लियर कर लो। मैंने तुम्हें फोन तुम्हारे खतों का जवाब देने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मगर तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा। पारस ने बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। बैरूनी बरामदा सुनसान था और दरवाजा अंदर से बंद। न जाने कब वो धड़धड़ाने लगे। शुजा, तुम तुम क्यों मुझे खत लिखते हो? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बाहर जाकर वो निडर हो गया था, या शायद बेबाक। लड़की को माथे पे पसीना आने लगा। शुजा, प्लीज, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे खत मत लिखना, और तुम फिर मुझे खत लिखने लगे हो। मेरा दिल चाहता है तुमसे बात करने को। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की परवाह है, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा खत मिलने के बाद चची और तुम्हारी बहनें मुझे कैसी बातें सुनाती हैं। अम्मी और शकील मेरा क्या हाल करते हैं, तुम्हें कोई एहसास है? तुम लोगों की बातों की परवाह क्यों करती हो? तुम बस। मैं लंबी बात नहीं कर सकती। बस मेरी आखिरी बात सुन लो। आइंदा मुझे खत मत लिखना, किसी सूरत नहीं, सुना तुमने? और उसने फोन रख दिया। दिल धड़ धड़ कर रहा था। पलट कर उसने घड़ी को देखा। 2-2.5 मिनट की कॉल थी। बिल में क्या पता चलेगा, और कौन सा अम्मी बिल चेक करती थी। उसने खुद को मुतमईन करना चाहा। पानी की सतह पर बनते दायरे गायब होने लगे। पारस ने बाली का कुंडा बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। बालियां बताने की जरूरत नहीं थी। वो बालों में जरा सा हाथ फेरकर उनको संवारती बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लॉन में मगरिब का अंधेरा फैला था, गहरी नीलाहट। दिन का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग वक्त, जब खुश से खुश इंसान पर भी कनूदियत और उदासी छा जाती है। ऐसी उदासी जिसका तोड़ मुकम्मल रोशनी या मुकम्मल अंधेरा होने से कबल हो ही नहीं सकता। लॉन चेयर पर फिरोजा माई टांग पर टांग जमाए बैठी नखवत से मगर कुरेद कुरेद कर शुजा से सवाल कर रही थी, जो जीन्स और सूट शर्ट में मलबूस महज़ब अंदाज में बैठा शाइस्तगी से जवाब दे रहा था। पारस को आते देखकर एहतरामन उठा। फिरोजा अनमाई ने भी उसकी सिमत देखा। देखो पारो, शुजा आया है। इतने साल बाद उसे हमारा ख्याल आ ही गया। पारा सलाम कहती कुर्सी पर आ बैठी। तमकीनत और विकार से कमर सीधी रखे, टांग पर टांग पर चढ़ाए। शुजा कह रहा है तुझसे होटल में मिला था। तूने तो नहीं बताया। फिरोजा माई के अंदाज पर वो जैसे शर्मिंदा हो गया। पारस ने एक नज़र मां पर डाली। मैं कब तुम्हें हर बात बताती हूँ? पहले कभी बताई है?
अब शर्मिंदा होने की बारी फिरोजा माई की थी। कैसी हैं आप? वो कहने लगा, आंखों का वही धीमा नर्म तासुर जो दिल पिघला दे। फाइन, थैंक्स। उसे संजीदगी से कहते सर को जुम्बिश थी। क्या करते हो बरतानिया में?" फिरोज़ा माई फिर से पूछने लगी। "छोटा सा कारोबार है, अपने स्टोर्स की एक चेन जो चंद एक शहरों में है।" "बड़ी तरक्की कर ली तुमने, मगर तालीम मुकम्मल की या नहीं?" "जी, साथ में पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी।" वो मताना से जवाब दे रहा था। "और तुम्हारी माँ और बहनें अब कहाँ होते हैं सब?" "दो बहनों की शादी हो गई थी, दो अभी अम्मी के साथ रहती हैं, वहीं लाहौर में।" "हाँ, हमसे कभी मिलने आते तो हमें पता होता। पैसे की चकाचौंध देखकर तुम्हारे घर वाले तो सब भूल गए थे। मोहल्ला क्या बदला, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मगर खैर।" फिरोज़ा माई ने फातिहाना निगाह बंगले पर डाली। "हमें भी सोहने रब ने बहुत दौलत दे दी है। पारस के शौहर रिजवान साहब और उसके होटल्स का तो इल्म होगा तुम्हें?" "जी, इन्हें खूब बखूबी इल्म है।" पारस जो खामोशी से सुन रही थी, शुजा की आंखों में देखते हुए पहली दफा मुस्कुराकर बोली। शुजा ने नफी में सर झटका। "इल्म है मुझे। मैं पिछले साल आना चाहता था आपके पास, मगर तब मालूम हुआ पारस ने शादी कर ली है, सो मैं रुक गया। फिर रिजवान साहब की वफात का पता चला।" पारस के चेहरे पर तकलीफ और अजियत उभरी। वो कह रहा था, "मैंने सोचा वो इद्दत ख़त्म कर ले तो मैं मिल लूँगा, और अब इद्दत ख़त्म होने के बाद इस महीने से जैसे ही पारस ने सबसे मिलना शुरू किया, होटल जाने लगी, मैं भी चला आया।" "हाँ, इसी वक़्त का इंतज़ार था मुझे। रिज़वान की डेथ के छठे महीने मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया था। जानती थी, बहुत से लोग अब मिलने चले आएँगे।" वो फिर से मुस्कुराकर बोली, जैसे मुसलसल शुजा को जाँच रही हो। उसके बहन-भाई तो आए ही नहीं।" फिरोज़ा माई को बेमौका महल याद आया। "आएँगे, ज़रूर आएँगे। 6 माह से इंतज़ार कर रही हूँ। वो सर के बल आएँगे अम्मी।" वो धीरे से बोली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अजीब-सी मुस्कुराहट जो पारस का ख़ासा न थी। फिरोज़ा माई का फ़ोन आ गया तो उठकर चली गई। पारस और शुजा तन्हा थे या फिर मग़रिब का नीला अंधेरा। "कैसे आदमी थे रिज़वान साहब?" वो असराहे तज़क्रा पूछने लगा। "बहुत अच्छे।" पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। डेथ कैसे हुई उनकी?" उसके चेहरे पर साया सा लहराया, आंखों में चुभन उतरी। "वो सीढ़ियों से गिर गए थे।" उसने अब की बार 2 हिस्सों में फ़िक्रा मुकम्मल किया। ये फ़िक्रा वो एक हिस्से में मुकम्मल कर ही नहीं सकती थी। "आगे का क्या सोचा है तुमने?" "होटल सँभालूँगी और रिज़वान को याद करूँगी सारी उम्र, बस।" पारस ने खुद को कंपोज़ करते हुए बज़ाहिर बेपरवाही से शाने उचकाए। "क्या अब भी तुम्हारे अंदर तब्दीली की ख्वाहिश नहीं है?" वो बहुत उदासी से उसे देख रहा था। "पुरानी बातें मत याद कराओ शुजा। मैंने अगर उन्हें याद किया तो तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा। तुमने कहा था खत ना लिखो, मैंने नहीं लिखा। फिर कहा फ़ोन ना करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने से भी महरूम रहा। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी मुकद्दम रखी। मैंने कहा ना, पुरानी बातें मत याद कराओ। लंबा खाता खुलेगा वरना तुम्हारी तरफ।" कदर सख्ती से आगे होकर उसने तंबीह की। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में दुख था। "मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ पारस। तुम्हें मेरा ख्याल तब क्यों आया जब मैं एक अमीर बेवा बन गई हूँ? 8 सालों में पहले कभी मेरी याद क्यों नहीं आई? उसी वक़्त क्यों मुझसे मिलने आए हो जब मैंने होटल सँभालना शुरू किया?" वो आगे होकर सख्ती से बोली। उसकी आंखों में तैश था, गुस्सा था और हर वो जज़्बा था जिससे आँखें लपेटे निकलती थीं। "मैं तुम्हारे पास कुछ बनकर आना चाहता था। मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए था कि ताई मुझे इनकार ना कर पाए, मगर मुझे बहुत देर हो गई। जब तक मैं आया, तुम्हारी रिज़वान हयात से शादी हो चुकी थी।" अच्छी कवर स्टोरी है, मगर नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। वो उठ खड़ी हुई, गर्दन सीधी रखे उसने सर्द शोलों में डूबी निगाहों से कुर्सी पर बैठे शुजा को देखा। "हमारे दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम जब आना चाहो आ जाओ, मिलना चाहो मिल लो, मगर मुझसे कोई उम्मीद न रखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती।" शुजा साथ ही खड़ा हुआ, पारस जाने के लिए पलटी। "तुम अभी वही बालियां पहनती हो जो मैं लाया था। तब ये इसलिए था कि तुम्हारी खुद पे खर्च करने वाली पहली कमाई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये अब किसके लिए है, जबकि तुम्हारे पास खुद पे खर्च करने को करोड़ों रुपया है?" पारस के कदम जंजीर हो गए, मगर वो मुड़ी नहीं, ना ही कुछ बोली। शुजा चलता हुआ ऐन उसके पीछे आ रुका। "मैंने तुमसे झूठ बोला था। 100 रुपए की बाली को 50 की कहकर लाया था। ये वो पहला और आखिरी झूठ था जो मैंने तुमसे बोला। मगर ये ऐसा झूठ था जो एतबार घटाने नहीं बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन तुम फिर भी मुझ पर एतबार नहीं करती।" वो ये कहकर एक नज़र उसकी बालों से ढकी पुश्त पर डालकर वापस पलट गया। पारस सुन सी खड़ी रह गई, सांस रोके, बिल्कुल मुंजमद। फिर उसकी आंखों के कटोरे भरने लगे। स्याह सफेद प्याले में सुर्खी और पानी उभरा। 2 आंसू टूटकर गालों पर लुढ़के। उसने चेहरा मोड़ा। शुजा गेट से निकलता दिखाई दे रहा था।
वो डबडबाई आंखों से उसे जाते देखती रही। पुरानी यादें मत दोहराओ वरना तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा शुजा। वो भीगी आवाज में खुद से बड़बड़ाई। तनवीर साहब कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे थे। उनके ऑफिस का शीशे का एक दरवाज़ा खुला था। फैजान ने उंगली से दरवाज़ा बजाया। तनवीर साहब ने चौंक कर सर उठाया, फिर मुस्कुराए। आओ। साथ ही ऐनक उतार कर एक तरफ रखी और सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो गहरी नजरों से उन्हें देखता कुर्सी पर आ बैठा। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसका अंदाज यूं था जैसे तनवीर साहब को पहली दफा देखा हो। कहो, काम कैसा जा रहा है? हैरान कुन हद तक कामयाब। गुड। वो पीछे होकर बैठ गए। रिजवान की मौत या कत्ल का मामला हल हुआ या नहीं? बस करीब हूँ। वो जब से मुस्कुराया। तुम्हारे नजदीक कल्प्रिट का कौन है? वो गर्म लोहे को छूकर हाथ हटा देने का काम शुरू कर चुके थे। पारस और उसका साथी। साथी? तनवीर साहब ने अब्रू उठाई। वो जैसे बिल्कुल ठहर गए थे। जी, उसका साथी जो उसके हमरा कत्ल और कत्ल के बाद के तमाम मामला संभालता रहा है। हर गलत चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी है, और उसके बदले पारस ने उसे एक भारी रकम भी दी होगी। हम्म। कौन हो सकता है उसका साथी? वो जवाब का इंतजार करने के बजाय उसके चेहरे पर जवाब खोज रहे थे। कोई तो है, कोई करीब का आदमी। पारस का कजन शुजा ताहिर तो नहीं है? आजकल बहुत चक्कर लग रहे हैं उसके। फैजान हंस दिया। वो उसके शक्ल रुख फेर रहे थे। हाँ, वो भी हो सकता है। बहरहाल मुझे आपको कुछ बताना था। कहो। वो मुतवज्जे थे, जरा पुरसुकून पुरसोच भी लग रहे थे। सवेरा आप यहाँ आ गई हैं, आज वो पारस से मिलने जाएंगी। ओह। वो वाजे चौंके। कब आई सवेरा? 3 दिन पहले। और तुम अब बता रहे हो? वो जरा कुछ कानूनी कार्रवाई निपटा रही थी। अब सब सेट है तो पारस से मिलने जाएंगी। वो पहली दफा फातिहाना मुस्कुराया। कैसे कानूनी कार्रवाई? कुछ सरप्राइज रहने दे तनवीर भाई। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे जरा काम है, चलता हूँ। उन्होंने उसे नहीं रोका। वो जरा परेशान लग रहे थे। वो खुले दरवाजे से बाहर आया और एक सतून की आड़ में रुक गया। अंदर बैठे तनवीर साहब को वो नजर नहीं आ रहा था। वो मुतवज्जे थे भी नहीं। उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फैजी भी वहां खड़ा बज़ाहिर अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तनवीर बात कर रहा हूँ, एक मसला हो गया है। अंदर से मध्यम सी आवाज आई। फैजान का सारा वजूद कान बन गया। सवेरा आ रही है? नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वो किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मुझे अपने ज़राए से इल्म हुआ है। आपको मालूम तो है कि वो आगे बढ़ गया कि कॉरिडोर में चंद एक एम्प्लॉयज़ आते दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता जितना उसने सुना था काफ़ी था। फारस मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अनोखी मासूमियत और उदासी थी। वो अपनी सिंगार में इसके सामने बैठी थी। सवेरा आ रही हैं? चलें, ये तो अच्छा हुआ। मगर मसला वही है, वो किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मैं नहीं जानता वो क्या करने जा रही है, मगर उन्होंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। आपके ख्याल में वो क्या कर सकती हैं? वो जैसे सीरियस नहीं थी, अभी तक मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर आपको किसने बताया कि वो आ रही हैं? उसने शायद तीसरी दफा पूछा। मेरे अपने सोर्सेज हैं। चल हमें की खामोशी के बाद वो बोले। पारस मुस्कुरा दी। मैं समझ गई, बेफिक्र रहें। मैं उन्हें डील कर लूंगी। बीबी। अफजल बाबा ने दरवाजा बजाया। पारस ने मुड़कर उन्हें देखा। आपके मेहमान आए हैं। आ रही हूँ। साथ ही वो फोन में धीरे से बोली। वो आ गई हैं, मैं चलती हूँ। उजलत में फ़ोन बंद करके वो बाहर आई। सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज क्रॉस करके वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकी। अंदर से फिरोज़ा माई की बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर आगे आई। जालीदार पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। उस वक्त उसके चेहरे पर बहुत मुतमईन, बहुत पुरतपाक मगर बहुत पुरस्रार मुस्कुराहट थी। और उसी मुस्कुराहट के साथ उसने फिरोज़ा माई के सामने वाले सोफे पर मौजूद मेहमान को देखा। और पारस की मुस्कुराहट गायब हुई। रंग फीका पड़ा। शकील। उसकी आवाज़ बेमुश्किल निकल पाई। स्याह पेनकोट और पीली शर्ट में मलबूस घनी मूछों और आंखों शातिर आंखों वाला शकील उसे अंदर आते देखकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं। क्या अच्छा नहीं लगा मेरा आना? पारस ने खाली खाली नजरों से उसे देखा और फिर फिरोजा माही को, जो बेटे की अचानक आमद पर खुश भी थी और हैरान भी। नहीं, कैसे हो? वो धीमी आवाज में कहती खड़े खड़े ही पूछने लगी। अभी तक वो संभल नहीं पाई थी। कैसा होना है? पैसे नहीं थे, सारा कारोबार ठप हो गया। सब छोड़कर वापस आना पड़ा। इल्फाज के बरक्स वो खुशदिली से कह रहा था। सोचा बहन के घर कुछ दिन रह लूं, ऐश कर लूं, फिर पिंडी में कोई नौकरी ढूंढता हूँ। माँ को भी साथ ले जाऊंगा। सारी जिंदगी तुमने पाला है, अब मजीद तुम पे कहाँ बोझ बने।
फिरोजा माई हक्का बक्का से उसे देख रही थी। शकील क्या कह रहा था, उसकी समझ से बाहर था। पारस ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। जैसे तुम चाहो, मुझे ज़रा काम है, फिर मुलाकात होती है। वो जाने के लिए मुड़ी। उसी पल अफजल बाबा चाय की ट्रॉली धकेलता अंदर दाखिल हुआ। सुनो बाबा, मेरे लिए कोई अच्छा सा कमरा सेट करवा दो, और मेरे बैग से सारा सामान निकाल कर अलमारियों में लगा दो। अभी तो कुछ दिन मैं हूँ इधर। वापस सोफे पर आराम से टेक लगाए और टांग पर टांग रखकर बैठते हुए शकील बोला था। पारस बमुश्किल जब्त करती बाहर आई, फिर पलटकर सतून की ओर से जालीदार पर्दे के पार देखा। वो ऐसे बैठा था जैसे उसके बाप का घर हो। पर्दे की जाली सफ़ेद थी और उसमें फूलदार सेल्फ प्रिंट बना था। फूल बूटों के दरमियान बहुत से खाली सुराख थे। लम्हे भर का अमल था कि उन सुराखों में रंग भरने लगे। बस स्याह सफ़ेद और सुरमई रंग। ब्लैक एंड वाइट फिल्म। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ ये कोड। ये इंग्लैंड का नंबर है। किसने फ़ोन किया है इंग्लैंड? वो कानों से नीचे तक आधे बालों वाला लड़का एक कागज़ पढ़ते हुए गुस्से से बोल रहा था। सामने खड़ी बालियों वाली लड़की का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे वो कोई मुर्दा लाश हो। अगर कोई उस वक्त कोई उसे छूकर देखता तो शायद वो बर्फ से ज्यादा ठंडी होती। अम्मी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया। फिर तूने ही किया होगा। बोल, किसको किया है फोन? वो सुर्ख बबू का चेहरा लिए उड़ाया था, साथ ही बिल परे फेंका। हवा ने कागज के टुकड़े को चंद गौदे दिए और वो पारिस के कदमों में आन गिरा। पारिस उसी तरह होले होले कांति शकील को देख रही थी। अल्फाज लबों से निकल ही नहीं रहे थे। उसी शुजा को किया होगा, और किसे करेगी? फिरोजा माई कहर आलूदा आंखों से उसे देखती बोली। दीदा दलेरी तो देखो, घर के फोन पे अपने उस से बातें करती है और समझती है किसी को पता नहीं चलेगा। फिरोजा माई ने घटिया अंदाज में कहा। बता, क्यों किया था फोन? क्यों बात करती है उससे? शकील आगे बढ़ा और उसकी पौनी से पकड़कर बालों को झटका दिया। सफेद बर्फ के मुजस्मे की चीख निकली। बस एक बार किया था, अम्मी मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार। वो कराहने लगी, मगर शकील ताबड़तोड़ उसके सर, चेहरे और गर्दन पर थप्पड़ मारने लगा। उसकी चीखें, सिसकियां और कराहें बुलंद होती गईं। वो वहीं सहन में गिर गई, शकील के कदमों में, और वो उसे ठुड्डों और थप्पड़ों से मार रहा था। फिरोजा माई चारपाई पे बैठी तमाशा देख रही थी। तबीयत साफ कर दे आज इसकी। बहुत बर्दाश्त के लिए कर लिया हमने। मुझे तो यकीन है कि उस टटपूंजिए को बाहर जाने के लिए पैसे भी इसी ने दिए होंगे। वो बोली तो सिर्फ इतना। नहीं, अम्मी मेरी बात सुनो, भाई, प्लीज। शकील गुस्से में चीखता और जोर से उसे मार रहा था। वो आहों और सिसकियों के दरमियान कुछ बोलने की सही करती रह गई, मगर वो नहीं रुका। धुंधले होते मंजर में उसे इतना जरूर नजर आया था कि सहन के दीवार के ऊपर से शुजा की बहनें झांक रही थीं। फिर धुंध सी हर सू छाती गई। गीली धुंध, जालीदार धुंध। जालीदार पर्दे के पार शकील झुककर ट्रॉली से पेस्ट्री उठा रहा था। पारस ने चुपती हुई निगाहों से उसे देखा और बमुश्किल खुद को काम डाउन करते हुए तल्खी से मुस्कुराई। रहो कुछ दिन हमारे साथ शकील, क्योंकि खुदा की कसम मैं कुछ नहीं भूली। ज़ेर लब बड़बड़ाकर वो पलट गई। पत्थरों का बना बड़ा सा बंगला अरसे बाद आबाद नजर आ रहा था। मखरूती छत, ऊंचे सतूनों का तवील बरामदा और सामने खुला सा लॉन जो ढलान के ऊपर बना था। बरामदे में खड़े होकर देखो तो दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई देती थीं। वो घर बिलाशुबा पारस के घर से कहीं बड़ा और खूबसूरत था। सवेरा सीने पे बाजू लपेटे बरामदे में खड़ी थीं। उनकी छोटी छोटी आंखें दूर कुछ देख रही थीं। फरबा माइल सरापा, कैचर में नफासत से बंधे बाल और चुभती हुई निगाहें उनकी पूरी शख्सियत को बयान कर रही थीं। खामोशी में ताश पैदा करने वाली आवाज़ उनके मोबाइल की थी। वो चौंकी और पीछे देखा, जहाँ मेज़ पे रखा मोबाइल बज रहा था। वो आगे आई, मोबाइल उठाया और कान से लगाया। बोलो फैजी, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट तक पहुँच जाऊँगा। तुम्हें यकीन है कि हमारी भाभी ने तुम्हारे पीछे जासूस नहीं छोड़ रखे? ख्वाजा साहब को लाहौर फ़ोन करके तस्दीक तो करने की कोशिश की है मुहतरमा ने, मगर ख्वाजा साहब पक्के रहे। फ़िलहाल मैं एहतियात कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। सवेरा ने फ़ोन बंद कर दिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। ज़रा देर बाद मुलाजमा चाय का पूछने आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए वो फैजी का इंतजार कर रही थी। उन्हें पारस से मिलने जाना था। आगे का लाया अमल सहन में बार बार दोहराती वो बेतवज्जुही से लकड़ी की मेज़ के ग्लास टॉप को देख रही थी, जिसमें छत का अक्स झलक रहा था। बेल बूटे, स्पॉटलाइट्स सब मेज़ के शीशे के ऊपर छुप छप गया था। निगाहें उन पर मरकूज किए वो उन नक्शो निगार का ताक़ुब करने लगी। बेल कहाँ शुरू हुई, फूल कहाँ ख़त्म हुए, सब भूल भुलैया बनता गया और वो खुद को उसमें खोने लगी। रिजवान हयात ने खामोशी से उन्हें देखा, जैसे उनके बोलने के मुंतज़िर हों। वो जो इतनी देर इधर उधर की तमहीद बांध रही थी, अब बिलाखिर बात को मंजिल तक पहुंचते देखकर ज़रा आगे को हुई। भाई जी, अच्छे तो मना कर रहे थे कि रिजवान भाई के सामने हाथ फैलाते अच्छे थोड़ी लगेंगे।
मगर मैंने कहा कि भाई जी को नहीं बताएंगे, तो और किसको बताएंगे? आखिर बुरे वक्त में भाई काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सवेरा, क्या हुआ है? हस्बे तवक्को भाई जी के चेहरे पे तशवीश दर आई। बस क्या बताऊं, असद के तो सितारे ही गर्दिश में रहते हैं। हमारी कोठी बैंक से कर्जे की एवज गिरवी रखी गई थी, मगर आप तो जानते हैं कि असद को कारोबार में नुकसान हुआ है। सारा कर्जा भी गारत गया और कर्जा अदा करने का इम्कान भी। ओहो, क्या बैंक से नोटिस आ गया है? वो परेशानी से आगे को हुए। जी भाई जी, और वो कोठी को जब्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कर्जे की फिक्र ना करें, वो तो अरशद को ही अदा करना है। पहले भी आपसे इतना पैसा लिया, अब दोबारा मैं उनको आपसे कुछ मांगने थोड़ी दूंगी। सवेरा, देखो, बात पैसे की नहीं है। मैंने अरशद को कहा था कि वो किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर ले। शुरू में तनख्वाह शायद बहुत ज़्यादा ना हो, मगर उसकी डिग्री अच्छी है। काम करेगा तो तजर्बा आएगा। 9 to 5 जॉब इंसान को डिसिप्लिन कर देती है। मगर वो अड़ा रहा कि मैं अपनी मर्जी का कारोबार करूंगा। कारोबार बेशक करता, मगर कुछ अर्सा नौकरी करके तजर्बा हासिल करता। देखो, दुनिया का कोई कारोबार आपको बिठाकर नहीं खिला सकता। सुबह 8 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। अपने कारोबार का यह मतलब नहीं होता कि आप 12 बजे दफ्तर जा रहे हैं। और सब बातें ठीक हैं आपकी भाई जी। सवेरा आपा बोर सी होकर उनकी बात काट कर बोली। मगर अब सारा मसला कोठी का है, वो जब्त हो रही है। हम तो सड़क पे आ जाएंगे। अल्लाह ना करे, मैं तुम्हें किसी अच्छी का किराए का घर ले दूंगा। वो तो ठीक है, मगर किराया कौन देगा? आपसे तो नहीं लेंगे। 2 बच्चे मेरे, सास का साथ, घर भी बड़ा चाहिए होगा, और उसका किराया भी ज्यादा होगा। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। कोई हल निकल आएगा, मैं बैंक वालों से बात करता हूँ। ओहो, वो रहने दें, मेरी बात सुने। वो जल्दी से बोली। मुबादा वो फ़ोन ही कर डालें। आपकी डिफेंस वाली कोठी जो नई बनी है। रिजवान हयात के चेहरे पे साया सा लहराया, आंखों में तकलीफ उभरी। हाँ, निदा से शादी के बाद वहीं रहना था। खैर, उन्होंने गहरी सांस ली। वो घर मुकम्मल फर्निश्ड और डेकोरेटेड है। मैंने तो अच्छे से कह दिया है कि भाई हम वहीं रह लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि भाई जी को कोई एतराज़ नहीं होगा। रिजवान हयात लम्हे भर को चुप हो गए। वो तो ठीक है सवेरा, मगर निदा से रिश्ता ख़त्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि जब भी शादी करूंगा उस घर में। अरे भाई जी, आपने कौन सा अभी शादी करनी है? और फिर आप कर भी लें तो आपके लिए ये घर भी ठीक है। सवेरा आपा ने कहते हुए इतराफ में निगाह डाली। मैं तो कहती हूँ, आप उस कोठी में आप उस कोठी में ना ही रहें। देखिए, वहाँ हर चीज़ आपने निदा के लिए सजाई थी। जब वही दगाबाज निकली तो क्या आप इन चीज़ों और दीवारों के साथ रह सकेंगे? मैंने तो अच्छे से कह दिया कि मेरे भाई जी इतने गैरतमंद हैं कि कभी उस कोठी को मुड़कर भी नहीं देखें। वजह ये कि उसमें रहें। इस बार हयात ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। सवेरा आपा की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। और अब तो मैं जानती हूँ, वो कोठी और उसकी चीज़ें आप पे हराम हैं। जब भी जाएंगे तकलीफ ही होगी। मुझे तो लगता है वो घर ही आपके लिए मनहूस साबित हुआ है, तभी तो रिश्ता टूट गया। चलें, अब हम उधर शिफ्ट हो ही रहे हैं तो आप उसके कागजात भी मुझे दे दीजिएगा। मेरा भी सबसे रो पड़ेगा, और मेरे ससुराल वाले मजीद आपसे दब जाएंगे कि भाई बहन का इतना ख्याल करता है कि मुश्किल वक्त में पूरी कोठी उसे तोहफे में दे दी। वो खुशी खुशी बोल रही थी। जैसा तुम चाहो सवेरा। रिजवान बहन की खुशी देखते हुए अपना कर्ब जैसे पसे पुष्ट डालकर धीरे से मुस्कुराए। स्पॉट लाइट्स तेज रोशनी से जल उठी। सवेरा की आंखें चुंधियाईं। उन्होंने बेख्तियार चेहरा परे किया और स्विच बोर्ड की तरफ देखा। वहां मुस्कुराता हुआ फैजान खड़ा था। सवेरा बदिक्कत मुस्कुराई। चंद लम्हे कबल सोची गई याद ने उस मुस्कुराहट को मुश्किल बना दिया था। हालांकि उसमें कुछ काबिल एतराज न था, फिर भी दिल के किसी कोने में हुक सी उठी थी। ऐसी हुक नहीं जो किसी को दुख देने के बाद बरसों उठती रहती है, बल्कि बस ये परेशानी कि हमारे अपने दिल को सुकून क्यों नहीं आता। अगर आ जाए तो याद से मुतालिका शख्स याद भी ना रहे। आखिर उसके साथ क्या गलत किया था हमने? कैसी हैं आप? वो झुककर उनसे मिला, फिर कुर्सी खींचकर साथ ही बैठ गया। अच्छी हूँ। तुम बताओ, आगे का क्या प्लान है? उनको कोई तीसरी बात करने की ख्वाहिश ही ना थी। आप पारस के पास जाएंगी और फिलहाल सिर्फ उससे ताज़ियत करेंगी। हमारा सरप्राइज तब तक सरप्राइज रहेगा जब तक हमारे हाथ में कोर्ट का ऑर्डर ना हो। समझ गई। उन्होंने सर हिलाया। तनवीर की कोई अपडेट? उन्होंने बहुत मायूस किया है मुझे। मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे किया, बल्कि भाईजी ने भी सबसे ज़्यादा भरोसा उन्हीं पे किया था। उन्होंने हम सबको धोखा दिया है। फैज़ान के चेहरे पे तासुफ फैला। उसे नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं तो पहले ही कहती थी, और देखो, हमें उसकी और पारस की डील का सबूत भी मिल गया। मज़ीद ये कि जब मैंने उन्हें आपकी आमद का बताया तो वो इतने हवास बाख्ता हुए कि मेरे निकलते ही पारस को सारी बात फ़ोन पे बताई। यूँ मेरे लिए मज़ीद बेएतबार हो गए। उसने अफ़सोस से सर झटकते हुए सामने फीले फैले नीलगुं अंधेरे को देखा। शाम उतर रही थी।
یعنی وہ میری آمد کے لیے تیار ہوگی؟ تو پھر چلیں؟ انہوں نے فیضی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائی۔ جی چلیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر تم ادھر، مطلب تم تو اس کے ملازم ہو؟ ڈونٹ وری، مجھے اہم مواقع کے لیے انٹری ٹکٹ خریدنا آتا ہے، اور آج کی شام کا شو میں مس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا پختہ عزم، لہجے میں پارس کے لیے سرد سی نفرت، اور مسکراہٹ میں فتح کا یقین سویرا کو شانت کر گیا۔ سکون ملا تو یادیں بھول گئیں، وہ بھی مسکرا دیں اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ افضل بابا نے احتیاط سے الماری بند کی، پھر خالی بیگز بیڈ کے نیچے رکھے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکیل ستاشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی ساتھ ہی ذرا خوش، ذرا حیران، ذرا پریشان کھڑی تھیں۔ سب سیٹ کر دیا ہے صاحب؟ کوئی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، یا یہ گھنٹی بجا دیجیے گا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے اچھا اچھا جان چھوڑو والے انداز میں سر ہلا کر منہ پھیر لیا۔ افضل بابا سر جھکائے باہر نکل گئے۔ مجھے صاف صاف بتا شکیل، بات کیا ہے؟ ان کے نکلتے ہی فیروزہ مائی نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور گھوم کر بیٹے کے سامنے آئی۔ گھر تو زبردست ہے امی، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا۔ وہ ابھی تک گھوم پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جہنم میں گیا گھر؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ… نہ نہ، اس نے انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کو جہنم میں نہیں بھیجنا ہمیں۔ شکیل مجھے سیدھی طرح بتا، تو اچانک بغیر اطلاع کے کیوں آیا ہے ادھر؟ یہی تو بتا رہا ہوں تجھے امی، گھر زبردست ہے، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا، اور اس گھر کو جہنم میں بھیجنے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھیں پر اسراریت سے چمکی۔ فیروزہ مائی بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو تو گھر اور ہوٹل کے لیے آیا ہے، میرے لیے نہیں؟ اسے صدمہ ہوا تھا۔ لے، سب تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں، ادھر تو میرے ساتھ عیش کرے گی، میں اکیلا تھوڑی رہوں گا یہاں۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا، فیروزہ مائی تیزی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مگر شکیل یہ سب پارس کا ہے، وہ ہمیں اب زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی، ہم ادھر کبھی عیش نہیں کر سکتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی نے ماحول کو عجیب شکل دے رکھی تھی۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی سرگوشیوں میں کی جانے والی باتیں جیسے آدھی رات میں آسمانوں سے ارواح خبیثہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پر پھیلائے زمین پہ اتر رہی ہوں۔ یہ سب بہت جلد ہمارا ہو جائے گا امی، اگر تم میرا ساتھ دے تو، وہ بھی دھیمی آواز میں بولا۔ سامنے دیوار پہ زرد روشنی میں دونوں کے سائے نمایاں تھے۔ ماحول کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ ہوا۔ تجھے لگتا ہے وہ ناگن یہ سب ہمارے نام کرے گی؟ تو پاگل ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ اسے ڈرا دھمکا کر کنپٹی پہ پستول تان کر بھی تو اسے کاغذات پہ دستخط کروا لے گا تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں دے گی شکیل۔ فیروزہ کو اس کی احمقانہ سوچ پہ تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تیری نزدیکی کا نظر واقعی کمزور ہے امی، تجھے سامنے کی بات کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمیں پارو سے کچھ سائن نہیں کرانا، ہمیں بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پارو کے واحد رشتہ دار ہم ہیں، تو اس کی ماں، میں اس کا بھائی۔ شکیل ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ پر ہم سوتیلے ہیں، ذرا سے پیسے خرچ کرو تو سوتیلا سگا بن جاتا ہے۔ سوچ امی، پارو کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک سے ایک دن بڈھا حادثے کا شکار ہو کر مر گیا اور پارو کو سب مل گیا۔ ایسے ہی اچانک اگر ایک دن پارو حادثے میں مر جائے تو… وہ مسکرایا۔ تو امی اس کا سب کچھ ڈائریکٹ اس کے رشتہ داروں کو مل جائے گا، اور اب میں 100 سال اس ناگن کے مرنے کا انتظار کروں؟ یہ اتنی جلدی نہیں مرنے والی۔ فیروزہ مائی کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ ابھری۔ او میری گلمند ماں، تجھے لگتا ہے وہ بڈھا ایسے ہی مرا ہوگا؟ تو خود کہتی تھی اسے پارو نے مارا ہوگا۔ بظاہر وہ حادثہ تھا اور حادثہ ہی رہا، نہ کیس کھلا نہ تفتیش ہوئی۔ ایسے ہی اگر ہم پارو کو اپنے رستے سے ہٹا دیں تو ہم اس سب کے مالک ہوں گے۔ فیروزہ مائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان میں خوف اترا، رنگت سفید پڑی، وہ دم بخود رہ گئی۔ شکیل، تیرا مطلب تو پارو کو قتل؟ اسے جملہ ادا نہیں ہوا، بے اختیار وہ قدرے پیچھے ہوئی۔ میں نہیں، ہم دونوں اسے راستے سے ہٹائیں گے۔ تو اس لیے ادھر آیا ہے؟ شکیل اللہ کا خوف کر، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، دل کرتا ہے مار مار کر منہ لال کر دوں، مگر قتل نہیں شکیل۔ اسے نفی میں گردن ہلائی، وہ ابھی تک خوفزدہ لگ رہی تھی۔ دیکھ امی، چند دن میں ہم سڑک پہ آ جائیں گے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے گی اور ان جھوٹے برتنوں میں ہڈیاں دے کر مرغی کھانے کو ترسے گی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ مگر تیرے پاس کچھ تو ہوگا، اتنے سال تو نے دبئی میں… نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں بچی، سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پارو سے اپنا حق چھین لوں۔ دیکھ امی، ساری غلطی اس کی اپنی ہے،
अगर उसने सीधे तरीके से हमें हमारा हक दिया होता तो हम ये ना करते। सारी गलती उसकी है, तो खुद को इल्ज़ाम ना दे। शकील के पास खुद को सही साबित करने के लिए बहुत से दलाइल थे। हर शख्स के पास होते हैं। फिरोजा माई चुप हो गई। उसके चेहरे पे फिक्र की लकीरें खौफ के नुक्तों में गड़बड़ हो रही थी। अलबत्ता दीवार पे गिरते दोनों के साए स्लेट की तरह साफ और चिपटे थे, और स्याह भी। पारस के कमरे में तारीकी थी। बालकनी की तरफ खुलती फ्रेंच विंडो के आगे पर्दे लटके हुए थे, सो चांद की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। वो वहीं कुर्सी डाले फोन कान से लगाए सर हिलाती कह रही थी, मैंने आपकी पूरी बात सुने बगैर फोन रख दिया था। मैं समझी वो सवेरा होगी, मगर वो शकील था। शकील? वो दुबई से क्यों आया? खैरियत? उन्हें तशवीश गुजरी। पारस ने गहरी सांस खारिज की। खैरियत होती तो ना आता। उसे पैसे चाहिए हैं। मगर ये वाहिद वजह नहीं होगी। वो बगैर किसी बड़े मकसद के सब छोड़ छाड़ कर इधर नहीं आ सकता। खैर, मैं जल्द मालूम कर लूंगी कि वो क्यों आया है। और सवेरा? उनसे मुलाकात के बारे में क्या सोचा है? मुझे मालूम है मुझे उनसे क्या कहना है। आप फिक्र मत करें। मैंने सवेरा और फैजान का बहुत अरसे इंतजार किया है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और अफजल बाबा नमूदार हुए। पारस ने मुड़कर उन्हें देखा और अंदर आने का इशारा करके फोन में बोले, ओके तनवीर साहब, जल्द मुलाकात होती है। फोन रखकर वो बाबा की तरफ मुतवज्जे हुई। होटल से फायज साहब आए हैं, कुछ कागजात आपको दिखाना है। इस वक्त? वह हैरान हुई और बाहर फैलती रात को देखा। फिर उसे बिठाने का कहकर थोड़ी देर बाद लॉन में आई तो कुर्सी पर कुछ फाइल्स देखता फायज एहतरामन उठ खड़ा हुआ। सॉरी मैम, काफ़ी देर हो चुकी है, मगर ये कुछ अहम फैक्ट्स थे, अभी मौसूल हुए। मुझे आपसे डिस्कस करना था ताकि सुबह होते ही पहला काम उन पे अमल दरामद करूँ। उसके बैठते ही फायज ने खड़े खड़े झुककर सब कागज मेज पे फैलाए। लॉन में लगे पॉल्स की रोशनी मुताले के लिए काफी थी। वो दोनों उसको डिस्कस करने लगे। 15 मिनट हुए थे कि गेट पे एक कार रुकी। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज पे पारस सर उठाकर देखने लगी। उठी नहीं। उसके अकब में खड़े फायज के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। पहले तनवीर साहब आते दिखाई दिए। पारस को देखते हुए उन्होंने हौले से सर को जंबिश दी। पारस ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर उनके पीछे सवेरा नजर आई। वही मगरूर नखवत भरा अंदाज, गहरी चुभती निगाहें जिनके मुतालिक उसने सुन रखा था। वो लम्हे भर में उन्हें पहचान गई। अगर उसे मालूम ना होता कि वो सवेरा हैं तो शायद तभी पहचान जाती। ये उसका ज़ाती ख्याल था। उसे सवेरा के अकब में देखा। फैजान नहीं था। यकीनन वो भी ऐसा ही दिखता होगा। उसको भी वो पहचान लेगी। तनवीर साहब करीब आए तो वो उठी। हल्की सी इस्तकबाली मुस्कुराहट और आंखों में छाया सर्दपन लिए वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। सवेरे ने उसके सामने आकर ऊपर से नीचे उसे देखा। सीधे बाल, खूबसूरत आंखें, शॉल कंधों पे लपेट कर आगे बाजुओं पे एक शान तमकन से डाले, कानों में बड़ी बड़ी सिल्वर बालियां पहने वो वैसी ही थी जैसी फैजी ने बताया था। मगर उसने ये नहीं बताया था कि वो खूबसूरत थी। सवेरा कोई शातिर सूरत और तेज तरार पक्के चेहरे वाली लड़की की तवक्को कर रही थी। गो कि ये भी बेवकूफ़ नहीं लगती थी, समझदार बल्कि अक्लमंद लगती थी। मगर उसकी खूबसूरती ने उसके चेहरे को मनफी तासुर नहीं देने दिया था। वो सहर अंगेज थी। वो बिलाशुबा इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी सहर अंगेज थी। मिसेस पारस रिजवान हयात, मिसेस सवेरा असजद। तनवीर साहब ने आमने सामने खड़ी दोनों खवातीन का तारुफ करवाया। दोनों उनकी तरफ मुतवज्जे हुए बगैर एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। सवेरा की निगाहों में चुभन थी, जबकि पारस की आंखें सर्द मुस्कुराहट से लबरेज थीं। वेलकम मिसेस असजद। मुझे खुशी है कि 6.5 माह में आपको ये घर मिल ही गया। पारस के लबों से अल्फाज निकले ही थे कि तनवीर साहब ने हैरत और गड़बड़ाहट से उसे देखा, जैसे उन्हें उसके पहले ही फिक्रे में सवेरा के अब तक यहाँ ना आने पे सबूत करने की तवक्को नहीं थी। जी, आपने तो उस घर को बहुत छुपा कर रखा था, मगर हमने ढूंढ ही लिया। वो भी मुस्कुराई। वैसे घर अच्छा है आपका। अलबत्ता मुझे समझ नहीं आई कि मरी में हमारा घर होने के बावजूद भाईजी ने आपको अलग घर क्यों लेकर दिया। पारस धीरे से हंसी। फायज ने बेख्तियार उसे देखा। वो बहुत कम हंसती थी, या शायद चंद एक बार ही हंसी थी। असल में रिजवान जब भी अपने लिए घर बनाते उस पे लोग कब्जा कर लेते थे, सो उन्होंने छुपा कर घर लिया ताकि ना किसी को पता चले, ना कोई उसे निगलने की कोशिश करे। और ये घर। साथ ही पारस ने पलट कर घर को देखा। पारस की तरफ उसका चेहरा हुआ तो उसने एहतरामन सर झुका दिया। मगर पारस बंगले को ही देख रही थी। ये घर मुझे बहुत पसंद था। उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पर मुझे ये दिया था। वो गर्दन मोड़े बंगले को देख रही थी। बंगला तारीकी में मस्तूरी रोशनियों से जगमगा रहा था। एकदम से उसकी मुड़ी गर्दन सीधी हो गई। वो खिड़की से बैठी नजर आने लगी। खुले बाल बंध गए। तारीकी रोशनी में बदल गई। बंगले के फ्रंट के बजाय उसके सामने बंगले की बैक साइड आ गई। वो जंगल के सिरे पे दरख्तों के बीच पत्थर पे बैठी थी।
घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए वो उस बंगले को देख रही थी जो सामने जरा दूर नजर आ रहा था, यूं जैसे आबादी से दूर किसी जन्नत में खूबसूरत सा मस्कन हो। आपने बताया नहीं, आपकी वालदा ने क्या कहा? अकब में आती आवाज पे वो डर कर एकदम उठी। पीछे रिजवान खड़े थे, हमेशा की तरह बावकार, पुरहतमाद और मेहरबान। उन्हें देखकर उसकी रुकी सांस बहाल हुई, मगर फिर फौरन ही उनका रौब छाने लगा। सॉरी सर, मुझे नहीं पता चला आप कब आए। जब आप वॉक से थककर उधर बैठ गई थी। उन्होंने ट्रैक सूट की जेबों में हाथ डाले खड़े खड़े अब्रू से पत्थर की तरफ इशारा किया। यानी वो इतनी देर से उसे देख रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला, उसने फिर कहा। वजह वो घर है, आप उसको बहुत तवज्जो से देख रही थी। उन्होंने घर को देखते हुए कहा। पारस ने मुड़कर देखा, फिर सर झुका दिया। मैं रोज इस जंगल में वॉक करती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि इसके अख्ताम पे किसी का घर भी होगा। ये इस घर की बैक है, इसका फ्रंट मेन रोड पे है। ओह, उसके लब सिकुड़े। आपको अच्छा लगा? पारस ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। मुझे घर बनाने की ख्वाहिश नहीं। क्यों? ये मायूस कुन रवैया हमारी रिसेप्शनिस्ट पे सूट नहीं करता। उन्होंने शाकी नजरों से उसे देखते हुए नफी में सर हिलाया, फिर पत्थर पे बैठ गए। साथ ही दूसरे पत्थर की तरफ इशारा किया। पारस ने देखा वो उस पत्थर पे नहीं बैठे थे जिस पे पहले वो बैठी थी। उन्होंने उसकी जगह उसके लिए संभाल कर रखी थी। अभी ड्यूटी टाइम नहीं है सर, अभी मैं आपकी रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ। वो गहरी सांस लेते हुए बैठी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। सर, मुझे पता है मेरी अम्मी मेरी शादी कभी नहीं करेंगी। मैं उनका कमाने वाला बेटा हूँ। वो मुझे कभी खोना नहीं चाहेंगी। कम से कम 1 डेढ़ साल तो आप अपनी तनख्वाह महफूज कर सकती हैं। क्या आपने उनसे कहा जो मैंने कहने को कहा था? उन्हें वो सवाल याद आया जो उन्होंने आधे साथ किया था। जी, और वो धोखा खा भी गई, मगर सर, तनख्वाह वाहिद चीज़ नहीं जो मेरी मदद कर सके। दरअसल मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, बुज़दिल और नाकाम। इसलिए मैंने खुद को वक्त के धारे पे छोड़ दिया है। वह सामने दरख्तों के साए में खड़े खूबसूरत घर को देखते हुए कह रही थी। सुरमई पत्थरों का घर, सरसब्ज दरख्त, नीला आसमान, कुदरत का बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। हर एक्सप्लॉइट होने वाला शख्स यही कहता है पारस। आपको लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब आप उनको इजाज़त दें। आप खुद ज़रा से मजबूत बन जाएं तो आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। पारस ने उदास मुस्कुराहट के साथ चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। वो धीमी अपनायत भरी मुस्कुराहट से उसे देख रहे थे। ये वो शख्स कह रहा है जो खुद रोज़ एक्सप्लॉइट होता है। मेरी उम्र गुजर चुकी है, मैं आज या कल मर जाऊंगा, मगर आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। सर, आप मुझे मजबूत बनने का दर्स देते हैं, मगर जिस दिन आप खुद मजबूत बनेंगे उस दिन मैं भी बन जाऊंगी। वह अब कदरे आरामदेह अंदाज में बोल रही थी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि कोई आपको आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। वो हल्का सा हंसे। वो हंसते हुए बहुत अच्छे लगते थे। दिल में एहतराम पैदा होता था, अपनायत सी होने लगती। मैंने शादी नहीं की, जानती हैं क्यों? पारस की आंखें हैरत से फैली। ओह, मैं समझी आपके बच्चे मुझसे भी बड़े होंगे। अभी आप मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे बूढ़ा कहें। वो पुरलुत्फ अंदाज में बोले। वो बेसाख्ता हंस थी। मेरी बहन ने मेरी शादी कभी नहीं होने दी। 9 उम्री में एक मंगनी हुई थी कजन से, फिर अचानक खत्म हो गई। जानता हूँ कि सवेरे ने खानदान में कुछ बातें करके रिश्ता तुड़वाया था, मगर उस वक्त मैं नौजवान था। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे परवाह नहीं थी। 30 से ऊपर का हुआ तो शादी का सोचा। बहुत जगह रिश्ते की कोशिश की, मगर हर दफा बात खत्म हो जाती। फिर एक दोस्त की बहन थी, निदा। बहुत अच्छी लड़की थी। वो रिश्ता हो गया, इसलिए कि दोस्त ने खुद बात कर ली। सवेरा पे छोड़ता तो कभी ना हो पाता। मगर चंद महीने बाद मेरे बहन भाई ने उस बेचारी पे इल्ज़ाम लगाकर रिश्ता तोड़ने का कहा। मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो हक तक सुन रही थी। ये उसकी उम्मीद और तवक्को से बढ़कर था। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे उस पे शक था। नहीं। उन्होंने दूर नज़र आते घर को देखते हुए नफ़े में सर हिलाया। चेहरे पे सोगवारियत थी। बल्कि इसलिए कि जब मैं इतना मजबूत था ही नहीं कि निदा को बरमला सही और सवेरा को गलत कह सकूं, तो मुझे उस लड़की से शादी करके उस सजा देने का हक नहीं था। नहीं सर, आपने गलत किया। आपको डर जाना चाहिए था। पारस, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे कतारसस करना है, बल्कि इसलिए कि आपको ये समझा सकूं कि निदा के बाद मैं कभी शादी नहीं कर सका। 10-12 साल हो गए इस बात को। मैंने गलती की, मुझे उसके लिए फाइट करना चाहिए था। मुझे रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए था। आप भी वही गलती कर रही हैं। जो लोग अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देते हुए शादी नहीं करते, वो गलत करते हैं। मगर सर, उसने इख्तिलाफ करना चाहा, मगर सारे दलाइल भूल गए। दलाइल तो शायद कभी थे ही नहीं। वादा करें, मुझसे नहीं खुद से, कि आप मुनासिब वक्त पे शादी ज़रूर करेंगी। और अगर आपने ये वादा पूरा किया तो ये घर। उन्होंने सामने वाले घर की तरफ इशारा किया।
ये मैं आपको शादी की गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। ये आपका है? वो हैरान हुए। नहीं, मगर इसके फ्रंट पे बराए फ़रोख्त का इश्तिहार ज़रूर लगा है। बोलें, आपको शादी का गिफ्ट चाहिए या नहीं? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। उदासी से मुस्कुराती उनको देखी गई। उसकी आंखों में सोगवारियत थी। हल्के से इस बात में सर हिलाकर उसने घर की सिम देखा, जो लम्हे भर बाद ही रोशनी से अंधेरे में डूब गया। बैग की जगह फ्रंट सामने आ गई। उसके इर्द गिर्द से दरख्त, पत्थर, रिजवान गायब हो गए। वो बैठे से सीधी तमकिनत से खड़ी हालत तमकिनत से खड़ी हालत में आ गई। फारस ने गर्दन वापस मोड़ी। अंधेरे लॉन में सवेरा और तनवीर साहब उसके सामने खड़े थे। फायस पीछे था। लगता है बहुत महंगे तोहफे वसूल करने की आदत है आपको। उसकी पिछली बात सवेरा को झुलसा गई। जब ही मुस्कुराकर तंजिया बोली, महंगे नहीं, कीमती। वो भी मीठे से मुस्कुराई। वैसे आपने अभी तक मुझसे मेरे शौहर की इंतकाल की ताज़ियत नहीं की। सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पारस खुद भी बैठी। इंतकाल या कत्ल, मैं अभी फैसला नहीं कर सकी कि मुझे अफसोस किसका करना है। सवेरा नशिस्त संभालते हुए बोली और पारस वैसे ही मुस्कुराती रही। तनवीर साहब सवेरा के उकब में खड़े रहे। फायज पारस के दाएं हाथ खड़ा था। दोनों खामोश सामे थे। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये हादसाती मौत नहीं लगती। क्या इसीलिए आप उनके जनाजे में शरीक नहीं हुई थी? पारस चुपते हुए लहजे में बोली। सवेरा की मुस्कुराहट मध्यम हुई, पेशानी पे बल पड़ा। तनवीर भाई ने बताया तो होगा कि मेरे पेपर्स में मसला हो गया था। मुझे हाल ही में ऑस्ट्रेलियन शहरियत मिली है। उस वक्त आना नामुमकिन था। तरजीहात की बात है मिसेस असजद, वरना भाई का जनाजा ऑस्ट्रेलियन शहरियत से ज़्यादा अहम नहीं होता। पारस उसी तरह मुस्कुरा रही थी। फायज ने निगाहों ही निगाहों में सवेरा को ठंडा रहने का इशारा किया। उन्होंने मुश्किल जब्त किया। भाई जी से मेरा खून का रिश्ता है पारस साहिबा, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता। आपका 3 लफ्ज़ों का रिश्ता था, जो 3 लफ्ज़ों से ख़त्म हो सकता है। आप असद साहब को नहीं लेकर आई? उनकी बात ख़त्म हुई तो वो बोली, नहीं, वो बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया में हैं। खैरियत है, आपने उन्हें खुद से अलग रहने दिया, वो भी इतने दिनों के लिए। और अगर उन्होंने 3 लफ्ज़ों का रिश्ता ख़त्म कर दिया तो? हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है। पारस के बार बार तंबीह करने के बावजूद सवेरा जब्त खो बैठी और गुस्से से बोली। पारस ने हल्के से शाने उचका दिए। अच्छा। और अंदाज यूं था गोया यकीन ना आया हो। सवेरा ने फिर खुद पे काबू पाया और गुफ्तगू का रुख मोड़ा। आपने भाई जी की मौत की तफ्तीश क्यों नहीं कराई? वो मेरे सामने सीढ़ियों से गिरे थे। बहुत एतमाद से पारस ने फिक्रा अदा किया, मगर 2 हिस्सों में। मैं हर चीज़ की गवाह हूँ, मुझे तफ्तीश की क्या ज़रूरत? मगर हमें है, और वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपकी इस कहानी का यकीन नहीं है। जी, मैं पूछने ही लगी थी आपके इस हम के मुतालिक। पारस का चेहरा खिल उठा, जैसे उसको कुछ याद आया हो। फैजान नहीं आया। हुक्म में खड़ा फैजान बिना तासुर के मुअद्दब सा खड़ा मेज को देखता रहा। तनवीर साहब का चेहरा भी बेतासुर रहा। सवेरा ने भी हकल मकदूर कोशिश की कि फैजी को देखे बगैर जवाब दें। नहीं, वो नहीं आया। उसके भी पेपर्स का मसला होगा। पारस ने जैसे मुस्कुराहट छुपाई। अंदर लाउंज की खिड़की से वो 2 खवातीन आमने सामने बैठी और 2 मर्द उनके हुक्म में खड़े नजर आ रहे थे। वो दूर थे। उनकी गुफ्तगू की आवाज़ यहाँ तक नहीं आई थी। शकील गहरी नजरों से उनको देख रहा था। तू वाकई नहीं जानती अम्मी कि ये औरत कौन है? बोला तो है नहीं जानती। ये लड़का तो होटल में काम करता है, और ये मोटा वाला बुड्ढा रिजवान हयात का खास आदमी था, मगर औरत का नहीं पता। सोफे पे बैठी फिरोजा माई झंझला उठी। शकील जवाब देने के लिए मुड़ा तो ट्रॉली घसीट कर बाहर ले जाते अफजल बाबा को देखा। ए बाबा जी! उसे नखवत से पुकारा। जी साहब। अफजल बाबा ने रुककर उसे देखा। ये बाहर कौन आया है? रिजवान साहब की बहन है सवेरा बीबी, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, कहकर वो ट्रॉली आगे ले गए। शकील और फिरोजा ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। बस, तू बैठकर इंसानियत के सबक याद करती रहे, और उस बुड्ढे के रिश्तेदार आकर होटल ले उड़ेंगे। वो दबे लफ्जों में गुस्से से बदबिदाता उसके साथ आकर बैठा। फिरोजा माई बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। सोच ली अम्मी, पारो के हाथ कुछ नहीं रहना। इससे पहले कि ये लोग मुकदमा वगैरह करें, हमें पारो को रास्ते से हटाकर सब बेच बाज कर सारा पैसा लेकर मुल्क से निकल जाना है। समझ आई या नहीं? वो जिद होकर बोला तो फिरोजा माई ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। अलबत्ता उसके अंदाज में वाज़ेह तामुल था। अफजल बाबा ट्रॉली लेकर मेहमान और मेज़बान के करीब आ रहे थे जब उन्होंने पारस को कहते सुना, उसके भी पेपर्स का मसला होगा। नहीं, वो कुछ बीमार था। वो सपाट लहजे में बोली। अफजल बाबा चाय निकालने लगे। अच्छा, क्या हुआ उसे? वो मसनूई मजाक उड़ाती फिक्रमंदी से बोली। और क्या वो 6 माह से बीमार है, जो भाई के जनाजे में भी नहीं आया? सवेरा ने वो मुश्किल पहलू बदला। वो जब्त नहीं कर पा रही थी।
और फैज़ान मुसलसल उनको निगाहों में चुप रहने का इशारा कर रहा था। इस हालत में वो अफ़ज़ल बाबा का सलाम और चाय नज़रअंदाज करके पारस को जवाब देने लगी। उस वक्त वो किसी लीगल मसले में फंसा हुआ था, अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता था। बल्कि भाई जी के इंतकाल वाले दिनों में वो वैसे भी न्यू जर्सी गया हुआ था। उसको इतला देर से मिली। कहकर उन्होंने तनवीर साहब को देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाकर गोया तायीद की। पारस मुस्कुराई। अफजल बाबा खामोशी से चीजें आगे रख रहे थे। अच्छा, तो ये कहा था उसने आपसे? क्या मतलब? सवेरा के अब्रू हैरत से उठे। मतलब ये मिसेस सवेरा कि शायद आप अपने दोनों भाइयों को अच्छे से नहीं जानती। जिस रात रिजवान के साथ ये हादसा पेश आया, उस रात फैजान यही था, इसी शहर में, इन्हीं गलियों में। फाइज ने बुरी तरह चौंकर पारस को देखा, मगर वो सवेरा को देख रही थी, जो कुछ हैरान थी, मुताज्जुब थी, बेयकीन थी। अफजल बाबा तक शुश्ता रह गए। तनवीर साहब बेतासुर रहे। नहीं, फैजान अमेरिका में था। उसने मुझे खुद बताया था। साथ ही सवेरा ने पहले तनवीर साहब को देखा, फिर फैजी को। वो खुद भी शौक लग रहा था। अफजल बाबा जा चुके थे। अगर उसकी याददाश्त खो गई हो तो उसे बता दीजिएगा कि पारस को अच्छी तरह याद है वो उस रात कहाँ था। ये भी कहिएगा कि पारस उसका 6 महीने से इंतजार कर रही है। अगर वो अपने भाई जी के लिए नहीं आया तो अपनी अमानत लेने जरूर आए, जो वो मेरे पास छोड़ गया था। फायद अब यक टक पारस के सर की पुष्ट को देख रहा था, जैसे समझ न आ रहा हो कि वो क्या कह रही है। सवेरे की सारी अकड़, सारा करोफर, गुस्सा सब झाग की तरह बैठ चुका था, और वह फैजान का दिफा करने के मजीद काबिल नहीं रही थी। कैसी अमानत? बस दो लफ्ज बोल पाई। पारस जवाब दिए बिना उठी और अंदर चली गई। लाउंज में कदम रखा तो सर जोड़कर बैठे खुसर फुसर करते माँ बेटा बेख्तियार सीधे हुए। वो उन्हें देखे बिना ऊपर चली गई। उसके अंदर गायब होते ही सवेरा ने फैजी को देखा। तुम उस वक्त पाकिस्तान में थे? वो तेज लहजे में बोली। हाँ, मगर इसको कैसे पता? उसने बेख्तियार तनवीर साहब को देखा, जिन्होंने गहरी सांस लेते हुए नफी में सर हिलाया। मैं खुद नहीं जानता। गोया अपनी बेगुनाही साबित की। और तुमने मुझे नहीं बताया? तुम? फैजी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? सवेरा आपा की आंखों में बेयकीनी थी, दुख था। नहीं, आप अभी तो आई हैं। मैं सामने बैठकर बात करने वाला था। सोचा रात को बताऊंगा, मगर। और तुमने उसको क्या दिया था जो वो लेने गई है? कुछ नहीं। मैं तो उसे मिला भी नहीं था। मैं नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ। उसने बेबसी से उनको देखा। वो मजीद एहतजाज नहीं कर सकता था, वरना दूर से देखने वाले को शक पड़ जाता कि वो एक दूसरे को जानते हैं। तभी पारस बाहर आती दिखाई दी। उसके हाथ में कुछ था। फायज ने खुद को कंपोज किया और पारस की तरफ देखा। मैम, मैं मजीद मुदाखलत नहीं करना चाहूँगा। क्या हम सुबह में? आप ठहरें। मिसेस अर्शद बस जाने वाली हैं। हाथ उठाकर उसे खामोश कराती वो आपा के सामने आई और बैठने के बजाय खड़े खड़े मेज पे कुछ रखा। लॉन में मौजूद तीनों अफराद ने उस चीज़ को देखा। वो एक धुंधले शीशे का टुकड़ा था। फायज ने ना समझने वाले अंदाज में पारस को देखा, फिर सवेरा को। ये क्या है? अपने भाई को दे दीजिएगा, उसे पहचान लेगा। और मुझे यकीन है कि वो भी जल्दी ताज़ियत करने आएगा। ये देखने के बाद तो शायद मज़ीद ताख़ीर ना करे। वो मुस्कुराकर यूं कह रही थी जैसे ये आखिरी बात हो। अब मज़ीद वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवेरा ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में शीशे का टुकड़ा उठाया और खड़ी हो गई। पारस को बेबसी, गुस्से, अचंभे से भरी निगाहों से देखकर वो मुड़ गई। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? उसने कुर्सी पर बैठते हुए सामने इशारा किया। फाइज गायब दिमागी के आलम में उसके मुकाबिल बैठा और अपने कागजात फैलाए। उसके अंदाज में वाज़ेह सुस्त रवि दराई थी। वो यकीनन कुछ और सोच रहा था। तो इसी सस्पेंसफुल नोट पे हम करते हैं आज के एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।